हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो व्हाट आई हैव डन इज दिस इज द सेट 6 ऑफ द 2500 एमसीक्यू बेस्ट एमसीक्यू सीरीज। लेकिन इसके अंदर हम लोग CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि आपका था 2022 का, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं है पर कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या उन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल इन ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। तो पिछले कुछ समय में हमारी फैमिली में काफी बड़ा इंक्रीमेंट आया। हमारी फैमिली का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशहाल सी फैमिली हमारी बनती जा रही है, सारा आकाश फैमिली। तो कुछ लोग जो नए आए हैं और उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, दीज आर द फ्यू एग्जाम्स व्हिच आई हैव क्रैक्ड ओवर द इयर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो हैविंग मोर देन 6 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जो कि अभी कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा। सितंबर में जब टीचर्स डे आता है ना, तब आपका देखने को मिल जाएगा 7 साल का। इट्स वेरी गोना बी वेरी वेरी फन टाइम, और मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ भी लेकर आऊंगा उस टाइम पर भी। ठीक है, चलो ये तो हो गई कहानी। अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो बस ये पूछा कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। देखो यार, एक दो वर्ड होता है एंड्रो। एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल। ठीक है, एक होता है गाइन वर्ड, गाइन जिससे रूट वर्ड होता है, बोलते हैं फीमेल से एसोसिएट होता है। एक होता है सर आपका एंथ्रो। एंथ्रो आप सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी है ना, जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड को बोलते हैं अपन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कौन सा है, मतलब मैनकाइंड की हेल्प से कौन सा सोर्स यहाँ पर आया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमॉन्ग देम ऑल। तो ये अगर आप ऑप्शंस यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबकी सब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो देखा जाए तो कॉटन, राइस, शुगर केन एंड व्हीट। देखो सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, राइस एंड आपके व्हीट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन व्हीट के अंदर क्या होता है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती ना। व्हीट इज नॉट लाइक जब उसकी क्रॉपिंग होती है तो एक तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और दूसरी बात जिसे हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि स्टैग्नेंट वाटर, या फिर जिसे बोलते हैं खड़ा पानी, ऐसा देखने का केस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पर राइस में ज्यादा आपको कहीं ना कहीं मार्शी लैंड्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर कह लो कि यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर, पानी को यहाँ पर जब जीरी वगैरह होती है ना, तो आपको क्या होता है, पानी वहां पर रोक कर रख लेते हैं, मतलब रोक कर खड़ा होता है यहाँ पर पानी। उस केस में क्या होता है, आपकी जो कुछ वाटर सीप इन कर जाता है, एंड देयरफॉर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एंड अदरवाइज राइस की वैसी प्रोडक्शन के अंदर आपको नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन की क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइस आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यूपीएससी ऐसे सवाल भी पूछती रहती है। थोड़ा बहुत एक फलकल का थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं राइस के बारे में। ठीक है, और व्हीट के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइस के बारे में अगर बताऊं तो मैं आपको, ये आपका मैक्सिमम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सर जिम वगैरह जाते होंगे, तो जिम वगैरह जाने के बाद अगर आपको कार्ब्स की जरूरत आ रही है, तो आप डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस राइस, बिकॉज मैक्सिमम सोर्स ऑफ कार्ब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की, क्रॉप वाइज प्रोडक्शन की रिगार्डिंग बात करें, तो 22 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर इसको मिल जाए, तो उल्टा बोल दिया, 20 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर के अंदर ये काफी ज्यादा बेटर होती है। और रेनफॉल इसको थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, 150 सेंटीमीटर से लेकर आपको देखने को मिल जाएगी अराउंड 300 सेंटीमीटर तक की आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। इतनी की दीज आर लाइक रिक्वायरमेंट्स आउट देयर। एंड कौन सी सॉइल, यहाँ पर क्लेई और लोमी सॉइल अगर आपको मिलती है, तो दैट इज दीज आर द प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइस कल्टीवेशन आउट देयर। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज तक सबसे ज्यादा राइस कहां पर होता है, आपने एक बहुत ही फेमस डिश सुनी होगी स्पेशली नॉन वेजिटेरियन ने, जिसको बोलते हैं माछ भात, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के केस में अंदर आपको पानी भी भरपूर देखने को मिल जाएगा, और वहां पर मछलियों की प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा, फिशेस की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका आता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो माछ भात इज आल्सो वेरी फेमस आउट देयर। तो दिस इज फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर आपको यूपी और बिहार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो यूपी और पंजाब आपको देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट, मैं कहता हूँ सेकंड थर्ड लिख देता हूँ, पंजाब। ये थोड़ा बहुत ना, ये रैंकिंग चेंज होती रहती है कभी कभार, कभी पंजाब ऊपर कभी यूपी ऊपर, बट दीज आर लाइक ये ट्रेडिशनल रैंकिंग यही रहती है। एंड फोर्थ सरप्राइज आंध्र प्रदेश became the fourth one। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको पता है कि कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा बनता है ना, वहां पर इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश इज आल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है, राइस बाउल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड स्टेज के रिगार्डिंग बात करें, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पर होता है, चाइना के अंदर होता है। सेकंड नंबर पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपको इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएगा राइस प्रोडक्शन। ठीक है, राइस के देखो कई सारी वैरायटीज के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर IR20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IR20 तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है IR20। देन यहाँ पर अफगानी है,
ठीक है। आपने बासमती वगैरह तो सुनी होगी, मैं बिल्कुल वो वाली नहीं बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा सुनी होगी, ठीक है आपने, मैं दूसरी बता रहा हूँ, ठीक है। बोरो, बोरो इज देयर, देन आपकी रत्ना, रत्ना, जमुना, ठीक है, जमुना, ठीक है। देन इसके अलावा आपकी आगे कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो देयर, ठीक है। एंड जया इज ऑल्सो देयर, ठीक है, जया इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा भी कुछ है, पर ये कुछ वैरायटीज हैं जिनको आप याद कर सकते हो नाम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बस आई थिंक इतना ही काफी है। अच्छा बाय द वे, जो राइस एक्सपोर्टर के मामले में अगर बात करें तो ये तो आपके प्रोडक्शन वाइज बता हूँ, राइस प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पर क्या आपकी इंडिया, इंडिया इज द राइस प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। ये इंडोनेशिया पहले, सॉरी थाईलैंड पहले हुआ करता था, लेकिन थाईलैंड को बीट करके इंडिया बिकेम द सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर देखने को मिल, फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें वीट की रिगार्डिंग, वीट भी थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, देखो इसका जो टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्या कहते हैं आपका, ये भी आपका 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है वीट को प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पर आपकी क्लेई सॉइल या फिर लोमी सॉइल चल जाती है, क्लेई या फिर लोमी सॉइल चल जाती है, जैसे कि आपने देखने को मिला था पहले वाले केस में, ठीक है। अगर हम स्टेट वाइज की रिगार्डिंग बात करें, स्टेट वाइज अगर देखें तो यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है आपकी वीट की, देन सेकंड कम्स पंजाब, थर्ड कम्स हरियाणा। तो ये जो बेल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है, ठीक है। आपके सारे मेजर रिवर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका देखने तो राजस्थान, राजस्थान इज ऑल्सो देयर, ठीक है। राजस्थान को ये मत सोचना कि ड्राई रीजन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। और तो उसके अच्छा वर्ल्ड स्टेज पे रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है सर आपका चाइना, सेकंड नंबर पे आपका आता है इंडिया, थर्ड नंबर पे आता है सर आपका रशिया, और फिर आपके आगे जाके फोर्थ मतलब आगे नंबर्स में आपको यूक्रेन वगैरह भी देखने को मिल जाता था। लेकिन आपको आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ना, रशिया, यूक्रेन वगैरह, वीट वगैरह के रिगार्डिंग तो काफी ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना इन क्वेश्चंस को, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए आपकी कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लैक सॉइल को हम लोग रीगर सॉइल भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पर FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड का कंटेंट काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर कॉटन की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आपका कहते हैं सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती है आपकी गुजरात के अंदर होती है, देन आपकी महाराष्ट्र, देन आपके तेलंगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर दुनिया के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, इंडिया के अंदर होती है। सेकंड नंबर इज यूएसए, यूएसए क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर भी है, एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है, कॉटन का, इज यूएसए इज देयर। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। ओके, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मतलब क्या है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि रुपी जो भी कह लो, करेंसी, करेंसी जो इन सर्कुलेशन है मार्केट के अंदर, वो भी क्या है, काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तभी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए। डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर डिफ्लेशन होती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपकी रुपी जो होता है वो काफी ज्यादा कम, मतलब रुपी की इन सर्कुलेशन जो है कह लो कि वो क्या है, काफी ज्यादा कम है। तो सीधी सी भाषा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन के केस में क्या है, रुपी बहुत ज्यादा बाहर आपका मार्केट में पड़ा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, रुपी की सप्लाई को कंट्रोल कर ले तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्या कर रहा है, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब कुछ भी है, ऐसा कह लो बॉन्ड्स वगैरह कुछ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह कुछ है। अगर आरबीआई यहाँ पर खरीदने लग जाएगा तो क्या होगा, जब भी हम चीज को खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, मतलब क्या है, आरबीआई विल गिव मनी, आरबीआई और पैसे छापेगा और पैसे क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट में दे देगा। अगर मार्केट में देगा तो इन्फ्लेशन कम होगी कि ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ये क्या करेगा, इंस्टेड सेल करेगा, सेल करेगा। यहाँ पर अगर बाय की जगह सेल होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, तो ये तो होगी गलत। इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI is likely to sell dollars in the market। बड़ा सिंपल सा फंडा, देखो ये भी क्या डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपी की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। जैसे अभी आपको पता होगा 80 मार्क टच कर चुकी है ना, लोएस्ट क्या कहते हैं आपका हो चुका है, या फिर कह लो कि वीकेस्ट हो चुकी है स्ट्रॉन्ग डॉलर के कंपैरिजन में। बाकी पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का ऐसे हाल है। खैर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ पर केवल डेप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि रुपी की वैल्यू क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। ये रुपी जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मतलब रुपी क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन क्या है, डॉलर ज्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अगर डॉलर की क्या हो जाए, डॉलर को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई। अगर क्या हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू गिर जाएगी। और अगर क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन क्या है, आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिमांड मतलब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है ना, तो डॉलर को और क्या कर देंगे, हमारे जो भी रिजर्व वगैरह करेंसीज वगैरह पड़ी है वहां से उठाकर मार्केट में, ओपन मार्केट में क्या करते हैं, डॉलर को उठाकर एक तरह से कह लो कि डाल दो ओपन मार्केट में। तो क्या हो जाएगा, डॉलर की जो हो जाएगी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, तो सेल करेगी डॉलर, बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस द आरबीआई टू बाय डॉलर्स। क्या बोल रही है कि यूएसए और यूरोपियन में इंटरेस्ट रेट फॉल हो गए, रट्टा कुछ मारना ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। देखो इंटरेस्ट रेट अगर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं किसी जगह पर, इसका मतलब क्या है कि बैंक वगैरह क्या करे, ज्यादा इंटरेस्ट
पे लोन्स वगैरह दे रहे हैं और लोग वहां पर लोन खरीद रहे हैं, तभी तो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है, तभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है। इसका मतलब क्या है, जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज्यादा कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है, बैंक आपको बोल रहा है कि भैया 2% 3% में लोन ले लो हमसे, क्योंकि हमसे कोई खरीदने आ ही नहीं रहा, तो 2% 3% में ले लो, बस ले लो हमसे। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर ग्रोथ बिल्कुल भी इकोनॉमी में नहीं हो रही। तो क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन टू फॉल। अगर यहाँ पर क्या होंगे, फॉल हो रहे हैं मतलब क्या, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो रहे हैं, यानी कि लोग वगैरह पैसा वगैरह नहीं खरीद रहे, यानी कि जो इकोनॉमी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। अगर ऐसे कुछ केस में देखने को मिल जाए कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, डॉलर भी क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर डेप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी तो आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदना चाहेगा कि बुरे वक्त में क्या हो जाए, कहीं ना कहीं काम आ जाए, ऐसा करके। तो बिल्कुल स्टेटमेंट थी इज ऑल्सो राइट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, पहली स्टेटमेंट हो जाए गलत। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बढ़िया तरह से आपने समझ भी लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बार ये देख लो, पहले हमें इन्फ्लेशन की रिगार्डिंग बात कर रहे थे ना, तो देखो आरबीआई के पास होते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। आरबीआई के पास होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, कई सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, एसएलआर, ठीक है, देन आपका सीआरआर। मैं अभी इस पूरा बता नहीं पाऊंगा, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप जाकर इकोनॉमी वाला लेक्चर देख सकते हैं, जो कि सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर चैनल पे देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमी के क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे हमने, तो वहां पर मैंने सब कुछ बताया इसके बारे में। तो एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, ठीक है, और क्या कहते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, देन आपकी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में आपके आते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा आपकी और भी आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। सीधी सी भाषा में याद रखना, देखो ओएमओ को फिलहाल तो छोड़ दो, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या करेंगे, आपके एसएलआर सबको क्या कर देंगे, उठा के इंक्रीज कर देंगे, सबको उठा के इंक्रीज कर देंगे। और अगर क्या कर रहे हैं, डिफ्लेशन हो रखी है, तो क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक केस याद रख लो, बाकी दूसरा रिवर्स करना। अब मैंने ओएमओ को क्यों बोला, ओएमओ इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर सिक्योरिटीज वगैरह सेल की जाती है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको हमने क्या देखा था, यहाँ पर बाई नहीं करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पर सीधी सी भाषा में, तो यहाँ पर याद रखना कि ये क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है मामला, लेकिन आई थिंक आपका रिवीजन चल रही है ना, तो आई थिंक सब कुछ आपको इस बारे में पता ही होगा। फटाफट से आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। आरबीआई देखो यहाँ पर क्या आपका 1935 के अंदर आपका, सॉरी एक लिखा ही नहीं क्या, 1935 के अंदर क्या हुआ था, आपका एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और 1934 के एक्ट के अंदर हुआ था। आरबीआई जो आपका एक्ट आया था ना, वो आरबीआई एक्ट जो आपका आया था 1934 के अंदर आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर आया था। तीन चीजें अपनी आई थिंक आपको याद हो रही होगी, ठीक है। देन इसको सर बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं आपके नेशनलाइज जब होता है आपका 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, नेशनलाइज आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। और ये बेसिकली आया कब था, ये आपकी हिल्टन यंग कमीशन थी, उसकी रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर यहाँ पर आपका लेके आया गया था। हेडक्वार्टर की रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको मुंबई देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जितने रीजनल सेंटर्स कहाँ पर आते हैं, आप ये कोलकाता में आता है, चेन्नई के अंदर आता है, देन आपका दिल्ली के अंदर आपका आता है, और आपका मुंबई में तो आता है, तो मुंबई में आपका हेडक्वार्टर आपको कहला गया, ठीक है, ऐसे करके ये आपके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो यार, ये जो है ना, 2 रुपए से 2 रुपए के अबव जितने भी डिनोमिनेशन है, सबको प्रिंट करता है कौन, ये करता है। इसके अलावा अगर 1 रुपए की नोट की रिगार्डिंग बात करें, तो 1 रुपए के नोट के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं आपके, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी आपको देखने को मिलती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, रुपये वगैरह जो सिक्के वगैरह, सॉरी रुपी प्रिंटिंग या फिर कॉइन मिंटिंग जो होती है, जो रुपये वगैरह प्रिंट वगैरह काम किसको दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका SPMCIL। इसका मतलब है सिक्योरिटीज प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको यहाँ पर दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, with reference to the Indian history, consider the following statements. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, the Dutch established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted to them by the गजपति रूलर्स। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गजपति रूलर्स लिख के यहाँ पर काम हो गया खराब, क्योंकि गजपति रूलर जो थे ना, ऑलमोस्ट मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही, पर मेरे ख्याल से 1540 से लेके 1560 के बीच में, या तो 1540 है फिर 1560 है, समथिंग मुझे याद नहीं आ रही, शायद 1564 इज द राइट आंसर। ये तब तक क्या था, यहाँ पर गजपति रूलर्स यहाँ पर क्या थे, खत्म हो गए थे। इसके बाद तो गजपति रूलर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और अगर आपको हल्का सा भी आइडिया यहाँ पर आ रहा है डचेस के बारे में, डचेस ने सबसे पहली फैक्ट्री क्या थी, 1602 के अंदर एस्टैब्लिश करी थी, 1602 के आसपास यहाँ पर आए थे। सबसे पहले आपके आए थे पोर्तुगीज, देन आपके आए थे यहाँ पर डचेस, देन आपकी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आए थे आपके फ्रेंच। तो ये 4 यूरोपियंस आपको देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो डचेस ने 1602 के अंदर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी पहली बार। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक बनता ही नहीं है, 1560 तक यहाँ पर सबके सब खत्म हो गया, और इधर 1602 के अंदर आए, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ठीक है। देन सर आपका क्या है, अल्फोंसो दी अल्बुकरेक, ये आप कौन से कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, बिल्कुल बीजापुर सल्तनत, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 1510 के अंदर यहाँ पर कैप्चर की गई थी, गोवा को कैप्चरिंग हुई थी, और ये पहला ऐसा स्टेट था जो कि क्या कहते हैं आपके फॉरेन इन्वेजन के अंदर, मतलब आफ्टर अलेक्जेंडर के टाइम के को छोड़ दें तो पहला यूरोपियन कंट्री ने
कुछ हमारे देश की कुछ जमीन को ऑक्यूपाई किया था। दिस वाज द वेरी वेरी फर्स्ट केस। अगर हम बात करें अल्फोंसो दी अल्बुकरेक की, तो ये देखो ये जो पुर्तगाली लोग आए थे ना, इसमें सबसे पहले आपके 2 गवर्नर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। सबसे पहले सर आपके कौन से, फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। इन्होंने क्या करी, ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये सब कुछ आपको पता है, रिवीजन चल रही है, ठीक है, तो मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ फुल। ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करती है कि यहाँ पर क्या होना है, हमें समुद्र के ऊपर क्या करना है, अपना बहुत सारा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लैंड वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर आप यहाँ पर आते हैं अल्फोंसो दी अल्बुकरेक। इन्होंने बोला कि बहुत हो गया, इतना टाइम से हम लोग यहाँ पर सब कुछ व्यापार वगैरह कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम टू ग्रैब सम काइंड ऑफ लैंड एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या इसका उन्होंने नवाब बीजापुर को हराकर यहाँ पर 1510 के अंदर ये कैप्चर कर लेते, गोवा कैप्चर कर लेते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली वगैरह काफी सारी चीजों को ट्रेड करते थे, फटाफट से एक बार कमेंट में लिख देना कि किस किस चीजों को ट्रेड करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अच्छा, सबसे पहले कौन थे 1498 के अंदर, 1498 के अंदर जो पुर्तगाली में सबसे 1498 के अंदर वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा करके आपके आए थे, वास्को डी गामा करके आए थे। कहां पर आए थे, कलिकट कप्पड़ केरला के अंदर आपको देखने को मिले, ठीक है। कलिकट कप्पड़ केरला के अंदर इन्होंने क्या करता है, एंटर किया था यहाँ पे 1498 के अंदर। देन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर। देखो, मद्रास के अंदर फैक्ट्री तो एस्टैब्लिश करती, नो डाउट अबाउट इट, पर यार ये सब तो हमें पता नहीं क्या है कि प्लॉट लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव बाय विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में मेरे को खुद को भी नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर कई सारे देखने को मिलेंगे जहां पर आपकी 1-2 स्टेटमेंट आपको नहीं पता होगी, तो क्या करना है, एलिमिनेशन वाला मेथड आपको लगाना है, सिंपल सी लॉजिक देखो, तो पहले स्टेटमेंट होगी गलत, सेकंड स्टेटमेंट होगी सही, तो सेकंड और 1 तो यहाँ पर इस साथ नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड ये गलत, फर्स्ट और सेकंड ये गलत, यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल क्या है, सही है। अब इसको नोट कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर क्या कहते हैं आपके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर क्या बोले, अच्छा पेयर्स के रिगार्डिंग कुछ बात की है कि यहाँ पर कौन सी माउंटेन्स कहाँ पर आपकी लाई करती हैं, इसके बारे में कुछ यहाँ पर पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला कि नमचा बरुआ माउंटेन आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, यहाँ पर आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी आती है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो यारलुंग जांगपो जो आपकी रिवर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो कि चैम योंगडुंग ग्लेशियर से निकल कर आती है, उसके बाद जाके इंडिया पे जो एंटर करती है, तो यहाँ से यू टर्न जो लेती है वो कहाँ से लेती है, नमचा बरुआ माउंटेन से टकराकर यहाँ पर यू टर्न लेती है, और उसके बाद यहाँ पर आके इसका नाम क्या होता है, दिहांग रिवर, सियांग रिवर इसका नाम हो जाता है। फिर जब असम के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर होता है। देन आपके अगर बांग्लादेश के अंदर जब जाती है तो इसका बांग्लादेश के अंदर जाकर इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर इसका हो जाता है। देन जाकर अल्टीमेटली ये किससे मेघना से जाकर मिल जाती है और अल्टीमेटली फिर जाकर फॉल कर जाती है इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये आपने याद पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नमचा बरुआ माउंटेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, तो ये बिल्कुल आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपकी आती है। हिमालयस की अगर क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें हम, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सर आपके पंजाब हिमालयस, ठीक है। उसके बाद सर आपके आते हैं कुमाऊं हिमालयस, देन आपके साथ आते हैं नेपाल हिमालयस, देन आपके आते हैं सर असम हिमालयस, और फिर आपकी गढ़वाल वगैरह हिमालयस इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे अगर पंजाब हिमालय सबसे इधर मतलब सबसे वेस्टर्न पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर कौन सा आता है आपका नंग पर्वत आता है, ठीक है, जहां से हिमालयन रेंज स्टार्ट होती है, वहां से लेकर, और ये इधर वाला एक्सट्रीम पॉइंट आता है यहाँ पर आपका नमचा बरुआ माउंटेन आता है। नमचा बरुआ माउंटेन आपको देखने को मिलती है असम हिमालयस का पार्ट, तो नमचा बरुआ इज अ पार्ट ऑफ असम हिमालयस, गढ़वाल नहीं, यहाँ पर असम हिमालयस आपका आना चाहिए था। सेकंड सर आपके नंदा देवी सर आपका कुमाऊं हिमालयस का पार्ट है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयस, व्हिच इज ट्रू इन द सेंस, नंदा देवी बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोकरेक सर आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क भी है, कहां पर आता है सर आपका मेघालय में देखने को मिलता है। गारो खासी जयंती आपने हिल्स पढ़ी होंगी, ठीक है, तो आपने 2 नेशनल पार्क देखे होंगे मेघालय के अंदर, एक आपका आता है बालफाकम नेशनल पार्क, एक आता है आपका नोकरेक नेशनल पार्क। स्टेटमेंट होगी ये वाली स्टेटमेंट भी होगी आपकी, क्या होगी, गलत होगी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली 2 इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। बाकी मेघालय वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इधर सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, रेनियस्ट प्लेस आउट देयर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और किस टाइम तो काफी ज्यादा बाढ़ वगैरह भी आ रखी है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सिक्किम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जो आपका है सिक्किम, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फटाफट से कमेंट करो कि सिक्किम के अंदर आपको कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलता है या फिर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कंचनजंगा तो आपको बता दिया, इसके अलावा कंचनजंगा के अलावा आपको कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क देखने को मिलता है, प्लीज फटाफट से कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर आपका आ रहा है सर अ बिल, ओके, क्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग बात कर रहा है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आपका मेंशन है। ये बोल रहा है कि 368 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपका लेके आना होता है, तो यहाँ पर क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है भाई, देखो, क्योंकि मनी बिल के लिए ही, मनी बिल के केस के अंदर क्या होती है, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या प्रेसिडेंट ही मेक श्योर कराता है कि मनी बिल की रिप्रेजेंटेशन हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिल नहीं है जिसके अंदर प्रेसिडेंट जाकर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही क्या वो बिल यहाँ पर पेश हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होगी, पहली स्टेटमेंट होगी गलत।
कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर क्या आपका प्रेजेंट किया जा रहा है, अगर देखो सिंपल सी भाषा में बता दो, अगर कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपकी लोकसभा राज्यसभा से दोनों से क्या हो गया, पास हो गया, दोनों के लिए क्या चाहिए होती है आपको, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, यहाँ पर चाहिए होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि आपकी चाहिए होती है 2/3 मेजॉरिटी आपकी चाहिए होती है बोथ हाउसेस की। यहाँ से पास होने के बाद आपका जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा टू असेंट द बिल, असेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, दैट सिंपल सी भाषा में साइन करो और आगे बढ़ो। लेकिन ये अगर क्या होता, ये अगर क्या होता आपका ऑर्डिनरी बिल होता, अगर आपका ऑर्डिनरी बिल होता तो यहाँ पर क्या था, पहली बात तो लोकसभा राज्यसभा से यहाँ पर क्या चाहिए थी आपकी, यहाँ पर आपकी सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट के पास ये मौका जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को, एक बार रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को, एक बार असेंट तो दे सकते हैं, असेंट तो दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होता है सर आपका पॉकेट वीटो का। ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या किया था, इसका इस्तेमाल किया था इस वाले वीटो का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर आपका आ रहा है, कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। बिल्कुल सही बात बोली है, ये तो हम तो पढ़ चुके हैं, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए होती है। जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया जाए तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग आपकी होती है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर आपकी मेंशन है, एक्सेप्ट फ्रॉम मनी बिल और कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों को छोड़ दो तो यहाँ पर जितने भी बाकी बिल्स हैं उसके लिए यहाँ पर बेसिकली ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग यहाँ पर बैठ सकती है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीकर जो होते हैं यहाँ पर हेड करते हैं, और यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं यहाँ पर अलाउड ही नहीं होते, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट सिट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, मतलब यहाँ पर हो नहीं सकते। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन इसको हेड करेंगे, तो डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन कैन हेड दिस, लेकिन चेयरमैन यानी कि आपके जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो यहाँ पर आके बैठेंगे नहीं, ठीक है, याद रखना। 3 टाइम यहाँ पर आपकी बैठ चुकी है, एक आपकी हुई थी डाउरी बिल के लिए यहाँ पर हुई थी। देन सर आपकी बैंकिंग रिफॉर्म बिल था, उसको वापस रिपील करा जाना था, एंड आपकी 2002 के अंदर आपकी बैठी यहाँ पर पोटा के लिए, ठीक है, पोटा के लिए बैठी 3 बार यहाँ पर आपकी बैठ चुकी है, जॉइंट सिटिंग यहाँ पर हो चुकी है अभी तक, ठीक है। उसकी राइटिंग खराब हो रही है ना यार, चलो कोई नहीं, मैं आगे सुधारने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ काम का है, बस कुछ और काम करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा बाय द वे गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आई, इसका रीजन ये भी था कि आई एम वर्किंग ऑन अ जीएस फाउंडेशन कोर्स, और इसके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने पूरी ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी 70 से 80% वेबसाइट पूरी बन चुकी है। तो मैं खुद बना रहा हूँ, एक पार्ट आपके लिए बना रहा हूँ वेबसाइट का खुद ही, और बहुत ज्यादा मतलब फीचर रिच आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, बहुत सारी फीचर्स यहाँ पर आपके आ रहे हैं, बाकी सब फीचर्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ऑल बुक्स वगैरह आपको, सॉरी सब सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर कवर करूंगा, और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों के दोनों आपको सेशन देखने को मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड आपका 70% होगा और 30% आपका लाइव देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपकी इंटरेक्टिव क्लास तो आपकी होंगी, इसके अलावा यहाँ पर जो भी बुक्स वगैरह रिक्वायर्ड है, लक्ष्मीकांत है, देन आपकी स्पेक्ट्रम है, देन आपकी अरिहंत की बुक है, इंग्लिश की होगी, मैथ्स की होगी, सबकी सब जितनी भी बुक्स होंगी सबके सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, डिजिटल कॉपीज आपको प्रोवाइड मिलेंगी एकदम एचडी क्वालिटी की, ठीक है। देन आपकी आगे ये सबको बताइए मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। इंटरेक्टिव क्लासेस भी बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा मजेदार सा ये बन रहा है सर कोर्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अभी ये कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, कोर्स लॉन्च होगा आपके केएस के एग्जाम के बाद, ठीक है, जेकेएस का जो एग्जाम है इसके एग्जाम के होने के बाद इस कोर्स को लॉन्च करूंगा, क्योंकि अभी आपकी डिस्ट्रैक्शन सी हो जाएगी, और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, देयरफॉर डेफिनेटली आपको किसी भी लेवल के एग्जाम में, मतलब दिस इज वन कोर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स आउट देयर, एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आपको जीएस पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कोर्स आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। चलो ज्यादा टाइम का वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब करके देखो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर, ये 4 टाइप के मिनिस्टर्स आपके आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्टफोलियोज वगैरह हैंडल करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, सब आपके आ जाएंगे। देन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और इसी के अंदर से कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर से आपकी आपने सुना होगा किचन कैबिनेट, तो किचन कैबिनेट इन्हीं से मिलकर आपकी बनाई जाती है। ये यूके वगैरह में काफी ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, अपने देश के अंदर तो ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं होता है, ठीक है। हाँ था, इंदिरा गांधी के टाइम पर थोड़ा बहुत ही पॉपुलर में आया, मतलब पॉपुलर हुआ था कॉन्सेप्ट। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, बिल्कुल सही बात है, और देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वगैरह को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, आपके सपोर्ट करते हैं इन देयर वर्किंग, और डेप्टी मिनिस्टर्स बिल्कुल नहीं आता, डेप्टी मिनिस्टर्स आल्सो देयर, ये भी क्या करते हैं, इनका काम भी होता है कि बाकी सब मिनिस्टर्स को सपोर्ट करना, बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई, बस ये वाला सेट पॉइंट क्या है गलत है, ये इंटरनल क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंपल सी भाषा में एक टर्म का इस्तेमाल करते से बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं बोलता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, और भी कोई मेंशन नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बाकी इसके आर्टिकल वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट है, 70, 72, 74 ये सब आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। देन क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द लोकसभा। यार ये बिल्कुल स्टेटमेंट उठा के डाल दिया, किसकी, कौन सी अमेंडमेंट है, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 की पूरी स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाती है, पूरी की पूरी एडिशन हुई थी इसी के थ्रू, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपकी सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 2 इज बोथ राइट, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो अफगानिस्तान बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इशू रहा था, इवन यूक्रेन इशू इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट, तो एक बार कोशिश करना कि यूक्रेन के जाकर आसपास के बॉर्डरिंग नेशंस वगैरह पढ़ लो। अफगानिस्तान के फिलहाल फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो, 1 सेकंड का मुझे टाइम दो।
जब आपका ना ये वाला केस चल रहा था ना, अफगानिस्तान वाला केस चल रहा था, आपने एटलीस्ट एक तो चीजें तो आपने अच्छे से याद होंगी कि ना आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे चले गए, तजिकिस्तान में चले गए भाग के। फिर उज्बेकिस्तान के अंदर लोगों जो क्या कहते हैं आपके रिफ्यूजीज वगैरह थे, मतलब यहाँ से जो लोग भाग भाग के जाते हैं, उज्बेकिस्तान वगैरह के अंदर भी यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी शरण लेने से जाके। उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान तो आपका वैसे कैसे ही हो गया, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर मैं बताऊं तो ये तजिकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है आपकी, दुशांबे। ये थोड़ी सी कैपिटल वगैरह पढ़ लेना, कभी कभार पूछते रहते हैं, दुशांबे, ठीक है। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या आपकी, ताशकेंत के अंदर आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था, ताशकेंत एग्रीमेंट। अगर आपको याद आ रहा हो तो मेंशन करना कि किस तारीख को ये आपका क्या कहते हैं आपका साइन किया गया था, या फिर किस ईयर में आपका मेंशन किया था उज्बेकिस्तान के अंदर जाकर ताशकेंत एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है। देन सर आपका किर्गिस्तान यहाँ पर देखो, किर्गिस्तान जो है ना आपकी, इसकी कैपिटल जो है बिश्केक, लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर आपका टच में नहीं आता। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, अजरबैजान की कैपिटल आपको देखने मिलेगी बाकू। एक क्वेश्चन का आप जरा मुझे और देने की कोशिश करो कि इसके बिल्कुल पास में आपका आता है अर्मेनिया, और कुछ टाइम के पहले आपकी अजरबैजान और अर्मेनिया में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये 2 साल पहले की बात है। तो अर्मेनिया की कैपिटल क्या है, अर्मेनिया की कैपिटल क्या है जरा बताना, मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या आपकी, अशगाबाद आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी तुर्कमेनिस्तान की। अरे यार क्वेश्चन वापस आते हैं, क्वेश्चन हमारा चला गया था साइड में। क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, तो तुझे तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पर लगा है, तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ये लग रहा है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वैसे अगर आप एलिमिनेशन करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3, 4 एंड 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे, ईरान भी याद कर लेना, और यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना तो आपको याद रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा चाइना टच नहीं करता, ठीक है, चाइना डायरेक्टली टच नहीं करता। इंडिया डेफिनेटली टच करता है, जो इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर आता है वखान कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट वखान कॉरिडोर, ठीक है। और ये हमारा सिंगल, अगर हमारे पास मतलब ये हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हो इस एरिया को, तो ये हमारा क्या होता है आपका, दिस एरिया वुड हैव बीन, मतलब ये हमारा गेट भी होता है टू सेंट्रल एशिया, ठीक है, पुराने जमाने में आपको देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पर बोला डिप्टी स्पीकर की रिगार्डिंग बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या बोला, विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो सबसे पहली बात तो डिप्टी स्पीकर की रिगार्डिंग बात हो रही है, तो याद रखना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थोड़े से पहले चलते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये जो होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल इलेक्शंस, यानी कि आपके हाउसेस के अंदर, हाउस के अंदर ही क्या होते हैं आपके सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। देन आपके अगर इसको क्या कहते हैं, जो इलेक्शन क्या कहते हैं आपका, सॉरी, जो इलेक्शन किया जाता है, अगर सॉरी इनका रिमूवल अगर किया जाना, रिमूवल अगर इनका किया जाना हो तो, मतलब अगर इनको हटाना हो तो क्या होता है, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव देम। ये बिल्कुल सिमिलर है टू द केस ऑफ किसके, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पर आपके इनके केस के रिमूवल के लिए भी आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अदरवाइज अगर इनका क्या कहते हैं आपका नॉर्मल इलेक्शन हो रहा है तो सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, तो यहाँ पर आपका इनका इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना, देखो ये स्पीकर आपका आता है सर रूलिंग पार्टी से, और आपका डिप्टी स्पीकर आता है आपका कहाँ से आता है, डिप्टी स्पीकर आता है सर आपका ऑपोजिशन पार्टी से। ऐसा कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं भी कोई रूल मेंशन नहीं है, कोई भी फिक्स रूल मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बोला गया कि एक तरह का कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, जिससे कि हमारे क्या है, मतलब दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही टाइप के मतलब ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं स्टेक मिल जाए इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ जाने की जरूरत है। हाँ, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या होंगे, डिप्टी स्पीकर पर बैठेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपको पता ही होगा। और अगर डिप्टी स्पीकर जब भी बैठते हैं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर जितनी भी पावर स्पीकर की होती है, बिल्कुल सारी पावर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, इनके हाथ में भी बिल्कुल आ जाती है, और मतलब इम्यूनिटी वगैरह मिल जाती है। इनफैक्ट स्पीकर के पास एक सर आपकी होती है, कास्टिंग वोट इनके पास होता है, मतलब अगर कभी कोई भी अगर वोटिंग वगैरह हो रही है और मान लो कि 50-50 के ऊपर मामला अटक गया, तो एक फाइनल वोट जो किसके पास होगा, कास्टिंग वोट आपको स्पीकर के पास देखने को मिल जाएगा। स्पीकर बनने के लिए क्या होता है कि आपको जब अगर आप किसी रूलिंग पार्टी से इलेक्शन लड़के स्पीकर बन रहे हैं अल्टीमेटली, तो आपको अपनी पार्टी को त्यागना होता है बिफोर यू एक्चुअली ज्वाइन दिस फंडा, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन से थे आपके, दैट इज जीवी मोवलंकर वाज द वेरी फर्स्ट स्पीकर, और ये वही स्पीकर है जिनके बाद अल्टीमेटली रिमूवल के लिए भी बाद में प्रोसीजर चलाया गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आई थिंक इतना काफी है। जरा देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या आए थे। एज पर द रूल्स प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड लोकसभा, the election of deputy speaker shall be held on such date as a speaker may fix। बिल्कुल सही बात है, जब स्पीकर चाहेगा यहाँ पर इलेक्शन वगैरह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। There is a mandatory provision that the election of the candidate as a deputy speaker और लोकसभा shall be from either principal opposition party and ruling party। मैंने को पहले बताया, यहाँ पे देखो मैंडेटरी, ऐसे ना कुछ वर्ड्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैंडेटरी है, ऑलवेज है, ये सबके सब क्या होते हैं, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स। मतलब जब भी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो अपने थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया मैंडेटरी बोल रहा है, मतलब क्या हमेशा ही होगा, ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले बताया कि ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज दैट ऑफ स्पीकर। मैं आपको पहले बताया, बात ही खत्म होगी, मैंने आपको बताया सेम बिल्कुल पावर होती है जब वो अपने हाउस का प्रिसाइड करेगा, व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर। बिल्कुल सही बात है, कुछ मर्जी बोलते रहो, आगे बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड इज राइट, फर्स्ट इज आल्सो राइट। The well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and the duly second by the prime minister। ये बोल रहा है कि ना क्या कहते हैं, इनको
अपॉइंटमेंट के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीकर विल इनिशिएट द प्रोसेस एंड अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो इनिशिएट द प्रोसेस। ऐसा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज क्या होता है इंटरनल इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है सिलेक्ट होते हैं, तो स्टेटमेंट भी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओनली 1 and 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ऑलराइट, with reference to India, consider the following statement: monazite is a source of iron। देखो यहाँ पे थोड़ा सा साइंस बेस्ड हल्का सा क्वेश्चन आ गया, या फिर कह लो रिसोर्सेज बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मोनाजाइट, देखो पहली बात तो समझना, मोनाजाइट सैंड जो आपकी होती है यहाँ पर कहाँ पर आती है, अपनी केरला में आपको देखने को मिल जाती है। मोनाजाइट सैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है थोरियम कंटेंट आपका काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। थोरियम का अगर देखिए मैक्सिमम रिजर्व कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया के अंदर आपको मैक्सिमम रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थोरियम बिल्कुल अनलाइक थोरियम बेस अभी पावर प्लांट्स वगैरह थोड़े से अभी इतने सारा रियलाइज नहीं हुए हैं, वेयरएज यूरेनियम बेस प्लांट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। फास्ट फीडर रिएक्टर आपका होता है, ठीक है, ये हमारे देश के अंदर एक ही देखने को मिलेगा। देन आपके प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपकी यूरेनियम की रिगार्डिंग देखने को मिलती है। और हम फ्यूजन अभी तक मास्टर नहीं कर पाए हैं, फ्यूजन वाला प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जिसका नाम है आपका ITER इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये आपको देखने को मिल जाता है, फ्रांस वगैरह के अंदर आपका एस्टैब्लिश है, ठीक है। देन अभी हम लोग क्या करते हैं, जब जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजी हमारे पास फिजन वाली टेक्नोलॉजी है, ऐसे करके आपको देखने को मिल जाती है। अगर न्यूक्लियर फ्यूल के रिगार्डिंग बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आपको पता है कि जो हैवी वाटर यानी कि आपका D2O को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ हैवी वाटर, और ये किसके स्पीड ऑफ रिएक्शंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और हम लोग बाकी ग्रेफाइट रॉड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं टू अब्सॉर्ब द एक्सेस अमाउंट ऑफ द न्यूट्रॉन्स आउट देयर, ठीक है। ये सब हो गया इसके बारे में। अच्छा, यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यूरेनियम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर जादूगोड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो कि आपके देखने को मिल जाती है। देन आपकी तुमल्लीपल्ली जो कि तमिलनाडु में आती है, ये साइट्स हैं आपकी। देन आपकी आती है झुंझुनू इज ऑल्सो साइट जो कि आपको देखने को मिल जाती है यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। ओके, यूरेनियम की ओर का नाम है पिचब्लेंड। अब आते सर वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर, विच इज मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, बिल्कुल सही बात है। कंसेंट थोरियम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देन आपका मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल आइलैंड, मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे के पूरे कोस्ट आइलैंड के अंदर यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल यहाँ पर लोअर पोर्शन यानी कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको यहाँ वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आपका सर आपका कहते हैं इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट दोनों के दोनों यही कर सकती है, गवर्नमेंट बॉडी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट रिलेशंस मस्ट, तो 1, 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाला है पर आप समझ लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In the context of vaccination manufactured to the prevent COVID-19 pandemic, consider the following statements। क्या बोल रहे हैं, चलो स्टेटमेंट देखते हैं फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है, कोविड-19 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन कौन सी नाम क्या था आपका, कोविशील्ड नाम था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन mRNA प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर mRNA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड ये बिल्कुल इसका नहीं यूज होता है, रादर इसने क्या किया था, यहाँ पर वेक्टर बेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था, जो कि आपकी स्पुतनिक V वैक्सीन जो कि रशियन ऑरिजिन से आपकी बनी थी, इसने आपका यूज किया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये प्लेटफॉर्म गलत है, बाकी सब सही है। तो टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है, अगर किसी को नहीं बताओ तो, ठीक है। देन सर कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी देखो इनएक्टिवेटेड तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है कोवैक्सीन वगैरह लगी थी, कोविशील्ड वगैरह भी लगी थी। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट करते हैं ऐसा मरा हुआ ऑलमोस्ट, मतलब मरा हुआ जो वायरस था, कोविड वायरस, कोरोना वायरस को इंजेक्ट करते थे, फिर बॉडीज के अगेंस्ट क्या होती है, आपकी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी भी आपके दो टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है टी और एक होती है बी, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडीज बनाती है। एंड देन अच्छा एंटीबॉडीज वगैरह के अंदर आपकी जो फाइट करने में आपके WBCs आर आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, तो ये तक लेना। और प्लेटलेट्स वगैरह इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्म कर जाते हैं, फिर आपको अल्टीमेटली जब एक्चुअल में कोई कोविड-19 या कोविड वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो फिर आप उससे क्या कर लोगे, इजीली फाइट कर लोगे। लेकिन याद रखना कि पैथोजन नहीं है। पैथोजन कौन होते हैं, पैथोजन होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर कह लो कि डिजीज कॉजिंग डिजीज, ये मतलब पैथोजन्स होते हैं जो कि कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग नहीं, जो कैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, फीमेल एनाफिस मॉस्किटो जो होगी, एडिस मॉस्किटो जो होगी, चिकनगुनिया वगैरह जो फॉलो करती है, ये सबके सब क्या आपके पैथोजन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पैथोजन बेस्ड वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है, ये रादर क्या आपकी वायरस बेस्ड वैक्सीन है, या फिर कह लो कि वायरल वैक्सीन हो, वायरस बेस्ड वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके गलत हो। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग, ओनली यहाँ पर क्या बचा, करेक्ट पूछा था, ओनली सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन आपके सर आ रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ओके, ये सबकी गैसेस का नाम दिया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, इन मोमेंट इज कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का यहाँ पर कॉज क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एसिड रेन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करें तो देखो नॉर्मल रेन का जो पीएच होता है, नॉर्मल रेन अगर नॉर्मल बारिश हो रही है उसका पीएच कितना होता है, यहाँ पर आराम से 5.4 से लेकर 6.5, और इसके इससे ज्यादा भी, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी रहता है, ये आपका पीएच रहता है, पीएच आपका रहता है, ठीक है, पीएच आपका रहता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एसिड रेन का,
एसिड रेन का पीएच क्या होता है यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। एसिड ऑफ कोर्स एसिडिक की तौर पर आती है। देखो अगर पीएच स्केल की रिगार्डिंग बात करो तो पीएच स्केल आपका 14 तक जाता है और ये स्टार्ट होता है 0 से, और यहाँ पर 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका प्योर वाटर का आपका क्या होता है, बिल्कुल 7 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से जितना करीब इस साइड आते रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता रहेगा, और जितना फार जाते रहेंगे 14 की ओर, मतलब 12, 13, 14 ऐसे बढ़ते रहेगा, तो उतना बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये आपको देखने को मिल जाता है। एसिड रेन के बारे में आपको बताया था मैंने, इसका पीएच देखो, ये पीएच क्या होता है, अराउंड वैसे 4 के आसपास होता है, 4 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है पीएच इसका। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा है तो 5.3 भी अगर आपका आ रहा है, मतलब 5.4 से अगर कम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वैल्यू, तो आप उसके बाद टिक कर सकते हैं। अगर 4 तक वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब आपका दिया हुआ है 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करके लिखा हुआ है कुछ, या फिर 6, 7 लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। चलो छोड़ो, आप स्क्रीन पे देखो 4 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर होता क्या एसिड रेन के, देखो क्या होता है, हमारे आपने एक चीज हमेशा पढ़ा होगा कि ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कॉजेज दी एसिड रेन। तो ये तो बिल्कुल पता ही आपको, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली सॉक्स, नॉक्स, देन आपके CO2 यानी कि कॉक्स कह लो वैसे तो CO2, और प्लस आपकी प्रेसिपिटेशन यानी कि पानी, ये सबका सब जब आपका मिल जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये अपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर, प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर, मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर, तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या होते हैं, अपने फर्दर कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर कह लो कि अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स बनाते हैं। तो अगर सॉक्स आते हैं यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर H2SO4 बनाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड। देन आपका नॉक्स आता है यहाँ पर क्या बनाएगा, HNO3, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको एक्वा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ जो आपके क्या कहते हैं, आपके ज्वेलरी वगैरह को क्लीन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये क्या होता है, आपका कार्बनिक एसिड बनाता है, जो कि आपको सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कहाँ देखने को मिल जाएगा, ओशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ओशन की एसिडिफिकेशन जो हो रही है वो इसी वजह से आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपके क्या होते हैं, कार्बनिक एसिड, ये सबके सब आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं, ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इसमें कौन सी गैसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर देयर, यहाँ पर आपकी नहीं होती ये, सॉरी सेकंड 2 and 4 यहाँ पर सीधे ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होती है, और यहाँ पर ओजोन यहाँ पर आपकी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती। ओजोन भी अगर बताऊं तो आपको 2 प्रकार की देखने को मिलेगी, एक होती है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव ओजोन या फिर की बैड ओजोन। एक होती है सर आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जिसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन यानी कि पॉजिटिव ओजोन। तो ये तो सर क्या करती है, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर क्या करती है, ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है बाय फॉर्मिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। वेरास अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये क्या करती है सर आपकी, ये आपकी स्मॉग में कंट्रीब्यूट करती है, फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है, आपकी बनाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग का एक नाम है आपका लॉस एंजलिस स्मॉग भी इसको बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। ये समर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, दिल्ली वगैरह में जाओगे तो आपको महसूस होने को मिल जाएगी, ठीक है। बस ये इतना काफी। अच्छा, एसिड रेन को क्या बोलते हैं, आपका लेक किलर भी बोलते हैं, बिकॉज क्या होता है, लेक की बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी खराब कर देती है, इससे आपकी लीचिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सॉइल वगैरह भी खराब हो जाती है, काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर आपको पता है कि मार्बल कैंसर भी कॉज करती है, आपको बताइए, आपने वो पढ़ाई होगा, क्या कहते हैं, ताजमहल का केस आपने पढ़ाई होगा, जहाँ पे क्या होता है आपके ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को उठाकर इसने जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया था बाय रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पास कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स उसके अंदर बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इट इज टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, पहली बात तो लोकसभा मेंशन कहाँ पर की हुई है, देखो अगर हम देखें यहाँ पर 79, 80 एंड 81, 79, 80 एंड 81। 79 बात करता है किसकी, पार्लियामेंट की रिगार्डिंग बात करता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होंगे, दो हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, लोकसभा राज्यसभा आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपके प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट, ठीक है। देन सर आपका 80 के अंदर आपकी मेंशन किया, आपके राज्यसभा के मेंशन किया, और 81 के अंदर आपका मेंशन किया, आपका लोकसभा के बारे में मेंशन किया है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोल लेते हैं, और यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोल लेते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। देन लोकसभा के अंदर आपके जाने की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीजें आपकी यहाँ पर रहती हैं। देन सर यहाँ पर क्या इसके 5 साल का टेन्योर रहता है, और 5 साल के बाद क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा आपको देखने को मिल जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा यहाँ पर क्या होता है, रुक सकता है, अगर यहाँ पर क्या मतलब इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 साल से ज्यादा टेन्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर क्या हो जाए यहाँ पर देश में नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर इंपोज हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक साल से क्या होता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, ऐसे करके एक साल करके बढ़ता रहता है टेन्योर, ठीक है। और क्या है इससे सारा और कुछ खास करनी है, 25 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा क्या आपका, हाँ बस बाकी स्पीकर वगैरह की कहानी आपकी आ जाएगी, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, ओके। चलो देख स्पेशल पावर्स के अंदर एक आपकी और आती है कि यहाँ पर मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और कहीं और इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, विद द रिकॉग्निशन ऑफ स्पीकर की मदद से यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा, इसके मनी बिल के अंदर यहीं पर इंट्रोड्यूस हो सकता है आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं सर आपका, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी आपकी चाहिए होती है। लेकिन देखो क्या डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन इंपोज द इमरजेंसी आपकी 3 प्रकार की होती है, होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है। 352
356 एंड 360, ठीक है आप, ठीक है 360। 3 ये आपकी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी हमारे देश में कई बार लगाई जा चुकी है। प्रेसिडेंट रूल्स को क्या करके बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो होती है हमारे देश में 3 बार लगाई जा चुकी है, एक आपकी 1962, एक आपकी 1971 एंड देन आपकी आई थी 1976 1977 के आसपास कह सकते हो, जब आपकी इंटरनल इमरजेंसी का 1975 एक्चुअली 1975 के अंदर आई थी, जब इंटरनल इमरजेंसी का क्लॉज लगाया था कांग्रेस वाली पार्टी ने आपका किया था, देन उसके बाद इलेक्शन वगैरह भी हार गए थे, ठीक है। हाँ, आप कहते हैं सर क्वेश्चन के ऊपर इमरजेंसी देखो, इमरजेंसी को इशू करने के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन इशू द इमरजेंसी, सॉरी वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आपका लास्ट कौन सा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, या फिर इसको जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन इन द 44th अमेंडमेंट 1970 इसको चेंज करके इंटरनल इमरजेंसी से आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। इसी ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आपकी इमरजेंसी वगैरह इंपोज कर सकते हैं। एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन टू इमरजेंसी, जिसको इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है, एक मतलब प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद विद इन वन मंथ ऑफ इस इशू, ये क्या होती है, बोथ हाउसेस से पास होनी चाहिए, मतलब बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास होनी चाहिए, और किसके साथ, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेटिफाई द स्पेशल पावर है लोकसभा की, कि वो खुद क्या कर सकती है, रेटिफाई कर सकती है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। गलत, दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर लोकसभा ही खाली पावर लोकसभा के पास नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेश हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पेश हो सकता है। इनफैक्ट हमने पढ़ा भी था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सॉरी जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, तो इसीलिए यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पेश हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए फ्लो टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट अगर पास हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार गिर जाती है। अगर फ्लो टेस्ट यहाँ पर फेल हो गया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, बस और कुछ खास का नहीं है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर आप किसी चल छोड़ो, रहने देते हैं। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट किसी कहीं भी मेंशन ऐसा नहीं की हुई है, मतलब लोकसभा को ऐसी पावर नहीं दी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जो कि है आपका वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्या करते हैं आपके प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करते हैं, तभी इनके रिगार्डिंग जो आपका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो इस पर स्टार्ट हो सकता है। और इसके केस में दोनों की गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर खाली लोकसभा यहाँ पर काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये भी आपकी गलत होगी। स्टेटमेंट क्या ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। यहाँ पर क्या बोला कि इसमें से कौन सा ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। देखो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पर, अच्छा स्टेटमेंट बड़ा अलग से टाइप का क्वेश्चन था। पूछा कि यहाँ पर ये नहीं पूछा कि एक्चुअल में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट इसमें राइट है, बस ये पूछा कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो यहाँ पर ओनली 3 इज राइट ऑप्शन, यहाँ पर एक नहीं है। आंध्र प्रदेश इज नॉट अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो वाली चीजें कि साउथ इंडिया के अंदर आपके कौन से आ रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक आपके आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी दार्जिलिंग आ रही है, दोरास, तेराई आपका रीजन आपका आ रहा है। देन असम के अंदर असम वैली एंड चच्चर वाला एरिया आपका आ रहा है। देन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके बहुत सारे हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन आपका सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब के सब आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर बात करें टी के रिगार्डिंग, तो टी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर आपको चाहिए था अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल जो होती है आपकी 150 से लेकर आपकी 250 सेंटीमीटर तक आपकी रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर हम बताएं तो अच्छा याद रखना कि इतना टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए यानी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर का कम हो जाए तो क्या होती है, यहाँ पर पूरी की पूरी क्रॉप सिस्टम या फिर प्लांटेशन खराब हो जाती है। और अगर बताएं 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो भी क्या होती है, पूरी की पूरी क्रॉप क्या होती है, खराब हो जाती है। तो ज्यादा गर्मी नहीं और ज्यादा कम नहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस सब ट्रॉपिकल और ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट के अंदर ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना। और बाकी कुछ खास करनी, हाँ टी के बारे में थोड़ी सी और बताएं तो यहाँ पर टी बोर्ड का जो आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दार्जिलिंग इज वेरी फेमस फॉर टी। और इनफैक्ट दार्जिलिंग के अंदर आपको क्या मिलती है, एक आपकी टी का नाम है, इसका नाम है आपकी मोकाईबरी टी, जो आपकी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी चाय आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी ऑलमोस्ट ये क्या है 1 लाख रुपए पर केजी आपको देखने को मिल जाती है। मोस्ट एक्सपेंसिव चाय आउट देयर, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, सॉरी वेस्ट बंगाल लिख दिया मैंने। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता याद रखना, ठीक है, कोलकाता याद रखना। कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आपका क्या आपका ये है देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा महंगी चाय जरूर आती है, लेकिन दार्जिलिंग इज ऑल्सो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, आपका असम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है टी, चाय को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। चाय के बगान आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपका आता है सर आपका वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलता है। अगर दुनिया के अंदर बात करें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, आपका चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे आपका आता है इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया क्या आपका ये बहुत बड़ा मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है और साथ में सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी आपका चाय का कौन है, आपको ये इंडिया ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस आई थिंक इतना ही काफी है। और अच्छा टी एक्सपोर्ट कौन सबसे ज्यादा चाइना क्या करता है, आपका एक्सपोर्ट करता है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एजेंसी जिसको बोलते हैं अपन MTCR, AIIB और शंघाई कॉर्पोरेशन में आ रही है SCO, इन सब के बारे में पूछा गया कि इंडिया इसमें से किसका मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो SCO के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिल जाएगा, शंघाई चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर है। तो आई थिंक 2017 के अंदर आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया था, इसको ज्वाइन किया गया था, ये आपको देखने को मिल जाता है। MTCR के रिगार्डिंग बात करें तो 1987 के अंदर ये पर बनाई गई थी, जो कि बेसिकली क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह सबको देश को ना मिल जाए ऐसा करके इसके रिगार्डिंग प्रोहिबिशन करके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करती है, बात करती है। इंडिया ने 2015 के अंदर इसको ज्वाइन किया था, बिल्कुल सही बात है, 2015 के अंदर इंडिया ने ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके साथ एक और ग्रुप आता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG। इंडिया इज द ओनली मेंबर जो कि आपका MTCR का मेंबर है लेकिन आपका NSG का मेंबर नहीं है। और यहाँ पर क्या आपका 1974 के अंदर आपका NSG फॉर्म हुआ था, लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेम। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेम, याद रखना। ठीक है, देन आपका AIIB जो आपका ये देखने को मिलता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो आपका ये बेसिकली आ रहा है, ये आपका यार मैं भूल गया। इंडिया इज डेफिनेटली मेंबर ऑफ द सेम। इंडिया अलॉन्ग विद चाइना इंडिया, इसके साथ क्या आपके फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। 54 से 57 कंट्रीज का ये आपको यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगे। इसमें 57 कंट्रीज आते हैं। इनफैक्ट इंडिया का स्टेक जो है ना आपका चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्टेक जो आपका इंडिया के आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर AIIB के अंदर। हाँ, 2016 के अंदर 2016 के अंदर आपका क्या था, इंडिया ने इसको क्या कहता है ज्वाइन किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या इसका, और इसके अलावा तो आपका इसके अलावा क्या था आपका, आई थिंक ठीक है, हाँ हेडक्वार्टर भूल गया मैं। हेडक्वार्टर को देखने को मिलता है आपका बीजिंग चाइना में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक और याद रख लेना, मैं आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो बता दिया। ये बेसिकली फॉर्म कब हुआ था, ये बेसिकली फॉर्म हुआ था आपको इसके अंदर टोटल मिलाकर आपको 8 देश देखने को मिल जाएंगे। और ये जो फॉर्म हुआ था आपका चलो मैं डेट भूल गया, सॉरी मैं डेट भूल रहा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, रहने दो। एनीवेज, चाइना रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तो आपको देखने को मिल रहा है। एक होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत कर देना। ADB जो है ना एक तरह का काउंटर सिनेरियो कह लो। ये जो है आपका ना, ये आपका चाइना इंडिया और रशिया वगैरह टाइप के बैंक, ये आपका कहता है बैकिंग इसको मिल चुकी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को, यानी AIIB को। लेकिन जो ADB है ना, ये बेसिकली क्या होता है, USA और जापान वगैरह इन सबके कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब USA इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, लेकिन ADB वगैरह उन्होंने डेफिनेटली फॉर्म किया। ये जो है आपका 1966 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है, फिलीपींस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बस इतना काफी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ और बैंक वगैरह भी देख लेते हैं, बिकॉज मैप के रिगार्डिंग हम लोग बात ही कर रहे हैं। तो क्या था आपका, एक आपका आता है IMF, एक आपका आता है वर्ल्ड बैंक। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर बैंक्स आउट देयर। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों थे 1944 के अंदर आपके फॉर्म हुए थे। इंडिया दोनों के अंदर के आपका फाउंडिंग मेंबर्स आपको देखने को मिल जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर आपके आता है, वाशिंगटन DC के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस यार इतना काफी है। तो यहाँ पर क्या इसमें स्टेटमेंट नंबर तीनों का स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि 1 2 3 3 इज राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। In Government of India Act of 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transfer subjects, which of the following treated as the reserve subjects? इसमें कौन से आपको रिजर्व सब्जेक्ट्स की और पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा एक बार यार, एक जिनको याद आ गई, एक आपका और बैंक है, इसको बोलते हैं NDB। मैं कब से दिमाग में चल रहा था मेरे, आई एम रियली सॉरी, बस एक याद रख लो, NDB जो है ना सर आपका, ये आपका आता है सर आपका ब्रिक्स के अंडर आपका देखने को मिलता है। ब्रिक्स बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्रिक्स जो है ना सर, ये आपका जो है, ये आपका पिछले साल इसका ना क्वेश्चन आया था आपको कि ब्रिक्स की जो टर्म किसने फॉर्म किया, ये आपकी जिम ओनील इसका आंसर था। ठीक है, जिम ओनील थर्ड ऑप्शन था उसका। ठीक है, जिम ओनील ने इसको क्या कहता है आपका नाम दिया था, और जो नाम रखा जो गया है ना, नेम्ड बाय व्हाट, गोल्डमैन सैक ने इसका क्या रखा, नाम रखा था। ठीक है, स्टैंड्स फॉर दैट ब्रिटेन बोल दिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका क्या देखने को मिल जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर इसका, अगेन शंघाई जो आपका चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो इसका रीजनल हेडक्वार्टर जो इसका, ये आपको देखने को मिल जाता है आपका जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाता है। ये मैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है, ये भी आपका कहां पर देखने को मिलता है, शंघाई के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। शंघाई चाइना में देखने को मिल जाता है। और ये आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, उनका नाम था केवी कामत वाज द वेरी वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस एनडीबी बैंक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये फॉर्म कब होता है, 2014 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। 2014 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। और ये 2014 के अंदर जो था, एक आपकी ब्राजील के अंदर आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम है आपकी फोर्टेजेला कॉन्फ्रेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है,
फोर्टिज़िला कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका एनडीपी फॉर्म हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सेम, ठीक है। अच्छा, ब्रिक जो था ना वो पहले BRIC था खाली, ठीक है। एक्स जो है साउथ अफ्रीका जो है वहां पर बाद में ऐड किया गया, और कब ऐड हुआ, 2010 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ आपका ऐड देखने को मिल जा रहा था, 2010 के अंदर आपका बेसिकली ऐड हुआ, ठीक है। बस यार काफी है, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने 2 बार यहाँ पर होस्ट किया ब्रिक्स समिट को, एक आपका होस्ट किया था 2012 के अंदर और एक 2016 के अंदर आपका होस्ट किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर करो कि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो है वो कौन होस्ट करने वाला है, फटाफट से इसका आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी अब फटाफट से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि बोल रहा था कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर जो बात की हुई है रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, इसमें से किस कौन सा मुद्दा रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर आपका लाई करता है। तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। देखो क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोन्टाग्यू शेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मोन्टाग्यू जो थे वो यहाँ पर क्या सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, शेल्मसफोर्ड जो है वो यहाँ पर क्या थे, वाइसरॉय थे। इसके अंदर कई सारी चीजें यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर बोला गया था जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब टोटल सब्जेक्ट्स यानी कि जो मुद्दे हैं उसे डिवाइड किया जाएगा 2 टाइप के अंदर। पहला क्या था आपका, दैट इज एक सेंटर सब्जेक्ट जो कि डायरेक्टली हैंडल करेगा, सेंटर हैंडल करेगा, और एक का नाम रखा गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर प्रोविंसेस के अंदर कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट का नाम रखा यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एक का नाम रखा रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ये जो है आपके इसके अंदर क्या है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी हुई है कि यहाँ का जो भी लोकल सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप सिंपल से याद रखो बस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायत बॉडीज है ना, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी सी दे दी है ना। और यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर क्या रखा कि यहाँ पर जो भी क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, जो गवर्नर जनरल होगा, इसके पास यहाँ पर इन मुद्दों के रिगार्डिंग एक्सट्रीम पावर इनके हाथ में है। मतलब अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी मुद्दा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यहाँ पर रिजर्व टू द गवर्नर जनरल या गवर्नर आउट देयर इन दैट रीजन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से मुद्दे के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की हुई है। यहाँ पर बोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। देखो ये तो एक मिनट, रिजर्व के बारे में बोल रहा है, रिजर्व के बारे में। देखो पहले मैंने बताया आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर दो, खत्म कर दो बस, और कुछ बचा ही नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर क्या आपका इसको छोड़ दो, बाकी यहाँ पर जितना भी लैंड रेवेन्यू है यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये सबके सब क्या आपके इसके अंदर आपके आते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ये आपका आता है कहाँ पर, आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर आपका आता था, जिसको लोकल लेवल के ऊपर दे दिया गया, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स भी आता है ना, लैंड रिफॉर्म्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है। और बस इतना काफी है ना। अच्छा, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से मुद्दे आते हैं, और यहाँ पर एक तो हो गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, इसके अलावा आपका आ गया पब्लिक हेल्थ आ गया, सैनिटेशन आ गया, मतलब कुछ ज्यादा बड़े मुद्दे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाइकैमलिज्म के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो 2 सदन होते हैं वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था ये सिस्टम। यहाँ पर 3 इंडियंस को, मतलब पहले यहाँ पर जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द वेरी फर्स्ट इंडियन जो कि 1909 के जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर ये इंक्लूड किए गए थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर 3 मतलब 2 मेंबर और को इंट्रोड्यूस किया गया था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो थे आपके सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे, किसके लिए, आपके सिक्स के लिए आपके देन आपके क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, ये आपके सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे। यहाँ पर क्या थे, आपके फीमेल्स को फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार कराए गए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस आपको पहली बार कहां देखने को मिले, यहाँ पर आपको देखने को मिलते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पीएससी जो आपको बनाया गया था 1926 के अंदर, ये आपका इसी एक्ट के अंदर आपको देखने को मिला था, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो कैग था, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई थी कि इनको भी यहाँ पर होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया था, ठीक है। शायद मैं कुछ एक आधा पॉइंट भूल रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर सारे पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर दिए, ठीक है। चलिए, तो सेशन ये तक था, लेकिन एक लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो यार, प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट का सेक्शन मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का सेक्शन आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 25 एमसीक्यू की ये सीरीज हमें चला रखी है, ऑलमोस्ट अगर 14 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ये 12 लिखा है पर अभी ये इसको काउंट करके आपके 14 लेक्चर छोटे मिलाकर हो जाएंगे। तो ये जाकर आप पूरे के पूरे लगाओ, एटलीस्ट मोर देन वी हैव सॉल्व्ड मोर देन 2000 क्वेश्चन, तो आई थिंक 2500 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व इजीली कर चुके हैं। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप ये सारे के सारे सीरीज अगर चले जाओगे तो आपका इजीली जेकेएस प्रीलिम्स आपका इजीली क्रैक हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका इजीली क्रैक होगा, बिकॉज मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो सबके सब जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर आपके यूपीएससी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और है कि ऑल दो इतने क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की एक और अच्छी से प्रैक्टिस की जाए। तो आर यू इंटरेस्टेड इन मैराथन सेशन? मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 घंटे के आसपास का एक मैराथन सेशन रखूं, जिसके अंदर जितने भी आपके रिसेंट आपके क्वेश्चन हुए हैं इन द स्टेट पीसीएस के, आपके अभी रिसेंट एग्जाम कनेक्ट हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, कहीं और हुआ है, वो सबके सब में जो बेस्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर क्लब करके एक पूरा का पूरा सीरीज बनाऊं, जिसमें हर टाइप के हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके में डाल के एक पूरा बंच बनाऊं। मैंने सोचा कि अराउंड 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, अराउंड हर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा, तो टोटल अगर हो जाते हैं 500 क्वेश्चन। तो ये जो बेसिकली मैराथन सेशन होने वाला है, ये 500 क्वेश्चन का मैराथन सेशन होने वाला है। अब करना क्या आप लोगों को, आपको यहाँ पर ये मैंने जब तक आपकी वीडियो लाइव हो रही है ना, तो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, जैसे ये प्लेलिस्ट का सेक्शन है ना, यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब कर लो यार,
कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं बहुत सी चीजें आपसे पूछता रहता हूँ, सजेशन लेता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, क्यूरेटेड कंटेंट लेकर आता हूँ। तो ये कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जाएंगे तो आप, तो वहां पर मैं लिखा हुआ है कि आप इसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, देखो ये वीडियो, ये पूरा सब कुछ मैं वीडियो के एंड में इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है आप लोग यहाँ पर क्या है, सीरियस स्टूडेंट है। जो ये वीडियो को अभी एंड तक यहाँ पर देख रहे हैं वो काफी ज्यादा सीरियस स्टूडेंट है और दे आर द रियल पीपल जो कि चाहते हैं तैयारी करना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जाकर कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ये जाकर मेंशन कर देना, अपने वोट वगैरह कर देना। मैं आपको बता दूं कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर मैं 200 यहाँ पर चाह रहा हूँ, 200 वोट्स अगर यहाँ पर आ जाते हैं, टोटल मिलाकर 200 वोट्स आ जाते हैं इस पूरे के पूरे पोस्ट के ऊपर। अब इसके पर सिलेक्ट करो, इसके पर सिलेक्ट करो, इसके पर सिलेक्ट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 200 वोट्स इस टोटल पोस्ट पे आ जाते तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अप दिस कंटेंट। अगर इससे कम नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है यार, क्योंकि मुझे भी जीएस कोर्स पे भी काम करना है, बहुत सी चीज चल रही है ना। आई हैव टू डू माई, मेरे को अपने काम भी कुछ यहाँ पर करने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं लेकर आऊँ, वरना 2 घंटे का, ये 2 घंटे से प्लस वीडियो हो सकती है। तो ये तभी मजा आएगा जब मैं तभी इतना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो। ठीक है, बस आई थिंक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर जरूर करना। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! Out the George! Out the George! Out the goddamn George!